हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री बुक 3 के चैप्टर नंबर 11 विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान को पढ़ेंगे। बेटा, ये जो आंदोलन था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, 10 मई 1857 की दोपहर को मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। इसकी शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी और जल्द ही इसमें घुड़सवार फौज भी शामिल हो गई थी और यह पूरे शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए और धीरे धीरे सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार क्या जगह है बेटा? ये वो जगह होती है जहाँ पर हथियार और गोला बारूद रखे जाते हैं। इसके बाद उन लोगों ने अंग्रेज़ों पर निशाना साधा और उनके बंगलों साजो सामान को तहस नहस कर जला दिया। जो भी दफ्तर थे जहाँ पर रिकॉर्ड रखे जाते थे, अदालत, जेल, डाक खाने और सरकारी खजाने जैसी जितनी भी सरकारी इमारतें थीं, उन सभी को 1857 के विद्रोहियों ने लूटकर तबाह कर दिया। और अंधेरा होते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़े पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चला। दिल्ली में उस टाइम बेटा कौन था? लाल किले में उस टाइम पर जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, बहादुर शाह ज़फ़र, वो लाल किले में उस समय मौजूद थे और उनसे मिलने के लिए ही ये सिपाहियों का जत्था दिल्ली की तरफ चला था। यह जत्था 11 मई को सुबह लाल किले के फाटक पर पहुंचा। रमज़ान का वो महीना था बेटा, और उस समय जो मुग़ल सम्राट थे बहादुर शाह ज़फ़र, आप फ़ोटो भी इनकी देख पा रहे होंगे। देखिए, ये नमाज पढ़कर तभी सहरी खाकर उठे थे और इन्हें फाटक पर शोर सुनाई दिया। शोर सुनकर सिपाहियों ने उन्हें जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज़ पुरुषों को मारकर आए हैं। और कारण क्या था बेटा? ये विद्रोह जो शुरू हुआ और मेरठ के जो लोग थे, विद्रोही जो थे, वो अंग्रेज़ पुरुषों को मारकर क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने कारण बताया कि हमें गाय और सूअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे वो अंग्रेज़, और इससे हमारा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएंगे। दिल्ली के अमीर लोगों पर भी हमला किया गया और उन्हें लूटा गया। दिल्ली अंग्रेज़ों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी और इन सिपाहियों ने मांग की बादशाह से, मुग़ल बादशाह से इन्होंने मांग की कि हमें अपना आशीर्वाद दें तथा हमारे विद्रोह को वैधता प्रदान करें। देखिए, उस समय ये जो विद्रोह चल रहा था, ये सिर्फ एक सिपाहियों का विद्रोह था, लेकिन इस विद्रोह को वैधता कब मिलती? जब इसे मुग़ल बादशाह के नाम पर चलाया जाता। और क्योंकि सभी सिपाहियों ने उन्हें उस टाइम पर घेर रखा था, तो बहादुर शाह जफ़र के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था और उन्होंने सिपाहियों का साथ दिया। और इस तरह ये जो विद्रोह था, ये मुग़ल बादशाह के नाम पर चला और इसे फिर वैधता मिल गई। अब हम पढ़ेंगे विद्रोह का ढर्रा। विद्रोह का ढर्रा मतलब बेटा कि ये जो सैन्य विद्रोह थे, ये किस प्रकार शुरू किए गए। अगर हम विद्रोह की तारीख को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी सिपाही थे, चाहे वो एक शहर के हों या किसी और शहर के हों, लेकिन उन लोगों के बीच में संपर्क था। सैन्य विद्रोह कैसे हुआ? सिपाहियों ने विशेष संकेत के साथ अपनी कार्यवाही शुरू की। बेटा, जब भी कोई युद्ध होता है, कोई विद्रोह होता है, तो कोई ना कोई संकेत दिया जाता है बताने के लिए। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ, तो उस समय सिपाहियों ने किस प्रकार संकेत दिया? कुछ जगहों पर तो शाम को तोप का गोला दागा गया, तो किसी जगह बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया।
सबसे पहले उन लोगों ने शस्त्रागार पर कब्जा किया, फिर सरकारी खजाने को लूटा, उसके बाद जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर। टेलीग्राफ दफ्तर क्या होते हैं बेटा? जहां उस समय में हम लोग जो पत्र भेजा करते थे उससे संबंधित। रिकॉर्ड रूम, जहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। बंगले तथा सरकारी इमारतें, इन जैसी जगहों पर हमले किए गए और सारे रिकॉर्ड जला दिए गए। अंग्रेज तथा अंग्रेजों से संबंधित हर चीज, हर शख्स हमले का निशाना था। और हिंदुओं और मुसलमानों तथा तमाम आम लोगों को एकजुट करने के लिए हिंदू, उर्दू और फारसी में अपील जारी होने लगी। उस टाइम ये कोशिश की गई कि भारतीय लोग अपने धर्म और जातियों को छोड़कर सब एकजुट होकर गोरों से यानी अंग्रेजों से, फिरंगियों से अपना विरोध करें। इन अपीलों के बाद आम लोगों में भी काफ़ी जागरूकता आई और विद्रोह में बेटा सिपाहियों के साथ साथ आम लोग भी शामिल होने लगे, जिसकी वजह से हमलों का दायरा बढ़ने लगा। अब विद्रोहियों ने सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ ही नहीं बल्कि साहूकार और अमीर लोगों को भी निशाना बनाया। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे शहरों में जो लोग थे उन आम लोगों ने साहूकार और अमीर लोगों के ऊपर भी हमले किए। ऐसा क्यों? वो तो अंग्रेज नहीं थे ना, लेकिन किसान लोग ये समझते थे कि ये जो साहूकार और अमीर लोग हैं ये भी अंग्रेज़ों के चमचे हैं और उनके कहने पर हमारा उत्पीड़न करते हैं। तो इस वजह से इस विद्रोह में अंग्रेज़ों के साथ साथ साहूकार और अमीर लोगों को भी निशाना बनाया गया। मई और जून के महीनों में अंग्रेज़ों के पास विद्रोहियों का कोई जवाब नहीं था। जितने भी अंग्रेज़ थे सब अपनी ज़िंदगी और अपना घर बार बचाने में फंसे हुए थे। एक ब्रिटिश अफसर ने तो बेटा यहाँ तक लिखा था कि जो ब्रिटिश शासन है वो ताश के किले की तरह बिखर गया है। ये हालत थी उस समय अंग्रेज़ों की 1857 के विद्रोह में। संचार के माध्यम, तो बेटा जैसे आपने पहले भी देखा कि एक शहर और दूसरे शहर के सिपाहियों के बीच में संपर्क था, तो इस संपर्क के लिए उनके संचार के माध्यम क्या रहे वो अब हम देखेंगे। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह का ढर्रा एक समान था। इससे एक बात साबित हो जाती है कि विद्रोह नियोजित था। नियोजित मतलब प्लान्ड था, पूरी प्लानिंग के साथ उन लोगों ने ये विद्रोह शुरू किया। विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जब 7वीं अवध इर्रेगुलर कैवलरी, कैवलरी बेटा जो घुड़सवारी वाली जो सेना की टुकड़ी होती है उसे कैवलरी कहते हैं, ने मई की शुरुआत में कारतूस के इस्तेमाल से मना कर दिया तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा, इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए हमने यह फैसला लिया है और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले जो ये कारतूस थे गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए, इनका विरोध जो था वो सबसे पहले 7वीं अवध इर्रेगुलर कैवलरी यानी कि एक सेना की टुकड़ी जो कि घुड़सवारी की सेना की टुकड़ी थी, उन लोगों ने किया अवध में। फिर इन लोगों ने इस बारे में पत्र लिखा 48 नेटिव इन्फेंट्री को, जो कि एक दूसरी सेना की टुकड़ी है लेकिन पैदल सेना की टुकड़ी है। उन लोगों को इन्होंने पत्र लिखा कि हमने अपनी धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों की रक्षा के लिए हमने ये कदम उठाया है और हम आपकी तरफ से भी हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि वो एक दूसरे से संपर्क करके मंजूरी लेकर तभी कोई कार्य कर रहे थे। अब बेटा अगर ये नियोजित था,
हमारा 1857 का विद्रोह नियोजित था, तो योजनाएं कैसे बनाई गई और इसके योजनाकार कौन थे? देखिए, विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहां पर कैप्टन हियरसे तैनात थे, वहां की 41वीं नेटिव इन्फेंट्री की तैनाती थी। और इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वह अपने तमाम गोरे अफसरों को जड़ से ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री का फ़र्ज़ बनता है कि वह कैप्टन हियरसे को भी मौत की नींद सुला दे या उसे गिरफ्तार करके 41 मिनट इन्फेंट्री के हवाले कर दे। लेकिन मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। फिर ये तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए रेजिमेंट के देसी अफसर यानी कि जो भारतीय मूल के जो अफसर थे, उनकी पंचायत बुलाई जाए। तो बेटा, ये जो पंचायत थी, ये एक तरीका था जिससे योजनाएं बनती थी। लोग इकट्ठे होते थे, लोग मतलब जो भी सेना की टुकड़ियों के जो सिपाही हैं भारतीय मूल के, वो इकट्ठे होकर देर रात पंचायत किया करते थे और उसमें योजनाएं बनाते थे कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। इस विद्रोह की शुरुआत के इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बोल्स ने लिखा है कि यह पंचायत रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे थे, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, क्योंकि उनमें बहुत सारे एक ही जाति के होते थे। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वह इकट्ठा होकर भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। यह सिपाही अपने विरोध के कर्ता धर्ता खुद थे। तो बेटा, ये जो सिपाही थे, सेना की टुकड़ियों के जो सिपाही थे, ये एक साथ रात को बैठकर पंचायत करते थे। और क्योंकि ये एक ही जाति के लोग थे, एक ही जीवन शैली इनकी थी, तो इसलिए ये मिलजुल कर अपने फैसले लेते थे। और इस विरोध के लिए भी उन्होंने मिलजुल कर एक साथ एकजुटता से ही फैसले लिए। नेता और अनुयायी, देखिए बेटा, कोई भी अगर विद्रोह होता है तो उसमें हमारे पास कुछ नेता या फिर अनुयायी जिनकी बातें मानकर, जिनके अनुसार हम आगे चलते हैं, जो हमारे लीडर होते हैं, ऐसा भी जरूर कोई ना कोई होता है। अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन ज़रूरी थे, तो हमें भी कोई चाहिए था जो हमारा नेतृत्व कर सके, हमारा लीडर बन सके। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेज़ों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। तो जब ये विद्रोह शुरू हुआ तो किन लोगों को हमारा नेता बनाया? उन लोगों को बेटा जो अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे नेताओं की भूमिका निभाया करते थे। आप देखेंगे इस लिस्ट में दिल्ली में हमारे नेता, हमारे अनुयायी कौन बने? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र। कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब हमारे नेता बने। बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह हमारे नेता बने। अवध में नवाब वाजिद अली शाह के नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया और लखनऊ में बिजरिस कद्र के नेतृत्व में ये विद्रोह चला। लेकिन ऐसा नहीं था बेटा। ये जो आपने नाम देखे, ये देखिए, ये जितने भी नाम हैं, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो राजघरानों से संबंधित रहे हैं या अमीर लोग रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह जो हमारे नेता थे वो राजघरानों से या अमीर घरानों से थे। आप देखेंगे आगे कि बहुत से आम पुरुषों और महिलाओं ने भी हमारे इस विद्रोह का अलग अलग स्थानों पर नेतृत्व किया। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों व महिलाओं के जरिए तो कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। मेरठ में कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि वहाँ हाथी पर सवार एक फ़कीर को देखा गया जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। तो मेरठ में
जो विद्रोह का नेतृत्व किया वो एक फ़कीर ने किया। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज के नेस्तनाबूद करने का अलख जगा रहे थे। अन्य स्थानों पर किसान, जमींदार और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ रहे थे। जैसे कि अब देखिए बेटा, कुछ स्थानीय नेताओं के उदाहरण आप लोग देखिए। उत्तर प्रदेश में एक इलाका है बड़ौत, वहाँ पर शाहमल जाट नाम के एक व्यक्ति हुए और इन्होंने सभी गांव वालों को संगठित किया और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अपने वहाँ से इन्होंने ही किया है। ऐसे ही छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। तो छोटा नागपुर में सिंहभूम नामक जगह पर किसने नेतृत्व संभाला हुआ था बेटा? गोनू नाम के एक आदिवासी ने। तो बेटा ये था आपका 1857 के विद्रोह के बारे में आपके लिए कुछ जान। इसके आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। थैंक यू।